हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं सबके। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। तो चलिए, हमने जो मुहिम स्टार्ट की है अपने एवरी चैप्टर फुल समरी में, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आज हम भोली चैप्टर करेंगे, जो कि आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स का चैप्टर है, भोली चैप्टर। और बच्चों एक बात आपको बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से मोस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो इससे मेरी जो गट फीलिंग कह रही है, इस बार इससे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब सर ऐसा आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि देखो बेटा, आपका जो पेपर आता है बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का या किसी भी बोर्ड का, वो आपका किस पे बेस्ड होता है? जो आपका सैंपल पेपर होता है, सैंपल पेपर पे बेस्ड होता है। और इस बार के सैंपल पेपर में भोली चैप्टर का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एक आया हुआ है। तो सर क्या सारे चैप्टर में आप श्योर हो कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से ही सेम जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जिस चैप्टर से आए फिर तो हमें उसी चैप्टर की तैयारी करनी चाहिए? नहीं बेटा, मैंने कहा मोस्टली ऐसा होता है, मैंने श्योरली नहीं बोला। मैंने ये नहीं कहा कि श्योरली एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन मोस्टली चांसेस हैं, चांसेस आर देयर कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आए। लेकिन अगर आपको समरी पता है ना, अगर आप समरी जानते हो भोली चैप्टर की, तो आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी कर लोगे। चैप्टर इतना टफ नहीं आता, क्वेश्चन कभी इतना टफ नहीं आता, लेकिन अगर आप उसकी ऊपर ओवरव्यू जानते हो, आप अगर चैप्टर पूरा पढ़ लोगे। क्योंकि देखो बच्चों, अब पूरा चैप्टर पढ़ाने का मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आखिरी के 7 दिन बच्चे हैं, 7-8 डेज बच्चे हैं, उसमें अगर पूरा चैप्टर लेके बैठूंगा कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आप समरी भी जानते हो ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, ये जो भोली चैप्टर है, ये बेस्ड है एक यंग गर्ल पे। एक छोटी सी यंग गर्ल है जिसका नाम है, जिसका रियल नेम है सुलेखा। सुलेखा नेम है जिसका। लेकिन क्योंकि वो एक स्लो लर्नर है, बाकी जो उसके साथ के फ्रेंड्स हैं उनके मुकाबले वो एक स्लो लर्नर है, इसीलिए उसको सब लोग भोली नाम से टीज करते हैं, भोली नाम से बुलाते हैं, जानते हैं। रियल नेम उसका है सुलेखा। अब कैसे वो अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या ऐसा क्या हुआ था कि उसका नाम भोली रखा गया, क्यों उसको ये सब भोली बोलते हैं, क्या प्रॉब्लम थी जब वो एक स्लो लर्नर थी, उसकी लाइफ में टीचर का क्या रोल था, जब वो स्कूल गई थी तो टीचर ने क्या क्या किया था उसके लिए, वो सब अब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलिए अपनी जो जर्नी है वो शुरू करते हैं भोली चैप्टर की। देखिए सबसे पहले तो समरी से स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट अ यंग गर्ल नेम सुलेखा हु वाज पॉपुलरली रिफर्ड टू एज भोली फॉर हर सिंपल नेचर। ये जो स्टोरी है ये एक यंग गर्ल की है जिसका नाम है सुलेखा, जिसका नाम है सुलेखा। और सुलेखा को ही हम क्या बोल रहे हैं? भोली बोल रहे हैं। सुलेखा का ही नाम हमने भोली रख दिया क्योंकि उसका नेचर बहुत ही सिंपल था। सिंपल नेचर यहाँ मीन्स बाकी बच्चों के मुकाबले वो बहुत ही वीक थी और एक स्लो लर्नर थी, बहुत ही स्लो थी, स्लो लर्नर थी। इस वजह से इसको क्या बोला जाता था, भोली बोलते थे, इसका सिंपल नेचर की वजह से। अब वो स्लो लर्नर क्यों थी, इतनी वीक क्यों थी? उसका रीजन है, एट 10 months शी फेल फ्रॉम हर कॉट। जब वो 10 महीने की थी तो वो अपने घर में, उसके घर में जो कॉट था, कॉट यहाँ मीन्स बेड, जो उसके घर का बेड था उससे वो नीचे गिर गई थी, विच कॉज सम सीवियर डैमेज टू हर ब्रेन एंड शी यूज्ड टू स्टैमर व्हेन शी लर्न टू टॉक। जब तो जिस वजह से, क्योंकि वो बेड से नीचे गिर गई थी, तो उसका जो ब्रेन था, उसका जो दिमाग था, उसकी जो नर्व्स थी, उस पे बहुत ही सीवियर डैमेज हो गया था। उसका जो ब्रेन था, उसके नर्व्स में कुछ डैमेज हो गया था। और जब उसने बोलना शुरू किया था, जब वो 5 year old थी हमारी भोली, जब वो 5 year old थी तब उसने टॉक करना, बोलना शुरू किया था। लेकिन जब वो टॉक करना शुरू उसने किया था तो वो शी यूज्ड टू स्टैमर, वो हकलाती थी, हकला के बोलती थी, व्हेन शी लर्न टू टॉक और लर्न टू स्पीक। Wholly was born a pretty child, but she suffered from smallpox that left dark pock marks on her face permanently. भोली का जब बर्थ हुआ था ना, तो वो बहुत ही प्रिटी थी। जैसे हम लोग का बर्थ होता है तो हम लोग बहुत ही प्रिटी से, सुंदर सुंदर से बॉर्न होते हैं। तो भोली भी एक प्रिटी चाइल्ड के तरह से बॉर्न हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, एक टाइम पे उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक पड़ा। जैसे आपने चिकन पॉक्स सुना होगा, स्मॉल पॉक्स भी एक बीमारी होती है जिसमें आपके जो फेस है या जहां पे भी ये होता है, तो आपकी बॉडी पे एक सॉर्ट ऑफ परमानेंट स्पॉट्स रह जाते हैं, दाग रह जाते हैं आपकी बॉडी पे। दैट लेफ्ट डार्क पॉक मार्क्स ऑन हर फेस परमानेंटली। और क्योंकि उसको एक स्मॉल पॉक्स की बीमारी हुई थी, तो इस स्मॉल पॉक्स की बीमारी की वजह से उसका जो फेस था, उसके फेस पे कुछ पॉक मार्क्स रह गए थे। पॉक मार्क्स मीन्स स्पॉट्स ऑन द स्किन, या हम कहें व्हाइट कलर स्पॉट्स तो ज्यादा सही रहेगा। व्हाइट कलर के कुछ स्पॉट्स रह गए थे उसके फेस पे, और वो परमानेंटली थे, वो जा नहीं रहे थे। तो इसलिए उसका जो अपीयरेंस था वो बिल्कुल खराब हो चुका था। जब वो बॉर्न हुई थी तब तो वो बहुत अच्छी दिखने में, प्रिटी चाइल्ड थी। लेकिन जब उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ, जब स्मॉल पॉक्स बीमारी हुई उसको, तो उस वजह से उसके जो फेस थे उस पर क्या हुआ, पॉक मार्क्स रह गए उसके कुछ फेस पे परमानेंटली।
द अगली मार्क्स स्पॉइल्ड हर अपीयरेंस, जैसा अभी मैंने बताया कि ये जो अगली मार्क्स थे, अजीब से जो मार्क्स थे व्हाइट कलर के, उसने उसके अपीयरेंस को बिल्कुल खराब कर दिया। एंड पीपल वुड ऑफन मेक फन ऑफ हर ड्यू टू हर डलनेस, और इसी की वजह से, क्योंकि उसके जो मार्क्स थे पॉक मार्क्स थे, इस वजह से जो उसके आसपास के पीपल थे उसकी इस डलनेस, बिल्कुल बेकार जो ये लगती थी, इस वजह से उसका बिल्कुल बहुत ज्यादा फन बनाते थे। दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ हर। They would also consider her to be retarded as she stammered while speaking. और क्या कह रहे हैं कि वो उसको बिल्कुल रिटार्डेड मानते थे। रिटार्डेड मींस स्लोवर टू डेवलप देन नॉर्मल। एक नॉर्मल बंदा डेवलप होने में जितना टाइम लेता है उससे भी ज्यादा स्लोवर, उससे भी ज्यादा स्लो। और रिटार्डेड का मीनिंग आप ये भी लिख सकते हो डिफरेंट, बिल्कुल अलग मानते थे अपने आप से। जो पीपल थे वो, क्योंकि वो स्टैमर करती थी, हकलाती थी, तो वो अपने आप से बिल्कुल अलग मानते थे। या आप ये कह सकते हो कि एक नॉर्मल पीपल जितना टाइम लेता है सीखने में उससे भी धीरे। वो बहुत ही स्लो लर्नर थी, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया। भोलीज फादर रामलाल। अब भोली के फादर का नाम क्या था भैया, ये चीज याद रखिएगा बेटा। भोली के फादर का नेम था रामलाल। भोलीज फादर रामलाल हैड अराउंड 7 चिल्ड्रन। उसके उनके कितने चिल्ड्रन थे रामलाल के? 7 चिल्ड्रन, आउट ऑफ विच 3 वर सन्स एंड 4 वर डॉटर्स। 3 बच्चे थे, 7 बच्चे थे टोटल, 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थी। अमंग ऑल डॉटर्स भोली वॉज द यंगेस्ट, और उन सब में भोली सबसे छोटी थी। छोटे जो होते हैं वो घर के लाडले होते हैं बेटा। यहाँ पे भोली घर की लाडली नहीं थी, लेकिन बाकी जनरल टर्म्स में जो घर के सबसे छोटे होते हैं वो घर के लाडले होते हैं। यहाँ पे भोली को प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। एक तो वो स्टैमर करती थी, दूसरा वो स्मॉल पॉक्स उसको हो गया था, जिस वजह से उसके फेस पे पोक मार्क्स हो गए थे। और उसके घर, उसके फैमिली में ही, उसके फैमिली के लोग ही उसको स्टैमरिंग के नाम पे बहुत ज्यादा अपने आप से दूर दूर रखते थे, अलग अलग रखते थे। ऑल हर सिबलिंग्स वर हेल एंड हार्टी एक्सेप्ट यंग भोली। और जो बाकी जो उसके सिबलिंग्स थे, बाकी जो उसके भाई बहन थे, वो सब हेल थे। हेल मींस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, वो सब लोग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थे और हेल्दी थे, एक्सेप्ट यंग भोली। भोली ही सर वीक थी और स्लो लर्नर थी। बाकी सब जो उसके सिबलिंग्स थे वो क्या थे? स्ट्रॉन्ग और हेल्दी थे। हर पेरेंट्स वर हर वरीड अबाउट हर एंड हाउ टू गेट हर मैरिड व्हेन शी ग्रू ओल्डर। तो बेटा देखो, अब जब इतनी प्रॉब्लम्स होंगी तो पेरेंट्स का जो है परेशान होना बनता है। तो उसके भोली के भी पेरेंट्स जो थे वो भोली के लिए बहुत ज्यादा वरीड थे, परेशान थे। और इस चीज को लेकर भी परेशान थे कि जब भोली यंगर बड़ी होगी, जब भोली आगे ग्रू ओल्डर, जब भोली बड़ी होगी तो उसकी मैरिज कैसे होगी अगर इसी तरीके से चलता रहा, अगर इसी तरीके से वो हकलाती रही और स्लो लर्नर रही, और अगर उसके फेस पे ऐसे पोक मार्क्स रहे, सब उसका मजाक उड़ाते रहे, तो उसकी शादी कैसे होगी। बट फिर भोली की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। क्या टर्निंग पॉइंट आता है? वन फाइन डे, एक दिन क्या होता है, तहसीलदार साहब हैड केम टू परफॉर्म एन इनॉग्रेशन सेरेमनी एट अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन द विलेज। अब उस विलेज में, जिस विलेज में भोली अपनी फैमिली के साथ रहती थी, उस विलेज में एक स्कूल खुला, प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स। प्राइमरी स्कूल खुला गर्ल्स के लिए उसी विलेज में, और वहां विलेज में उसका इनॉग्रेशन करने, उसकी ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए कौन आए? तहसीलदार साहब। अब सर तहसीलदार क्या होता है? तहसीलदार हमारे वो होते हैं जो एक एरिया से, जो हमारा एक एरिया होता है, वहां से क्या क्या कलेक्ट करते हैं? रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं। जैसे कोई एक सॉर्ट ऑफ छोटा सा एरिया हो गया, उस एरिया से जो रिवेन्यू कलेक्ट करता है उसको हम कहते हैं तहसीलदार। तो वो तहसीलदार साहब जो थे वो वहां पे आए उस स्कूल की इनॉग्रेशन सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए, जो कि विलेज में स्कूल खुला था गर्ल्स के लिए। ही टोल्ड रामलाल टू सेंड ऑल हिज डॉटर्स टू स्कूल। और इन तहसीलदार ने क्या बोला, इस तहसीलदार ने क्या बोला रामलाल से कि आपको अपनी सारी डॉटर्स को स्कूल भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। When Ramlal discussed this with his wife, she objected and stated that nobody would marry their daughters if they were sent to school. लेकिन जब रामलाल ने घर आके अपनी वाइफ से इस चीज के बारे में डिस्कस किया कि हमें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए, तो जो रामलाल की वाइफ थी उन्होंने क्या बोला कि बिल्कुल उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी और बीच में काट दी और बोली कि अगर हमारी बेटियां स्कूल जाएंगी तो आगे जाके उनसे कोई भी शादी नहीं करेगा। Yet she agreed to send Bholi to school as they were sure if she would ever get married for her appearance or feeble mindedness। तो वो कहती है कि लेकिन वो भोली को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उनको श्योर नहीं था, वो बिल्कुल भी श्योर नहीं थे इस बात को लेके कि क्या भोली की कभी शादी हो पाएगी। वो कहती है कि आप भोली को स्कूल भेज सकते हो, क्योंकि मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं, हम लोग बिल्कुल श्योर नहीं है कि भोली की कभी शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ हर अपीयरेंस। अपीयरेंस यहाँ पे क्यों बोला है? क्योंकि पोक मार्क्स थे, पोक मार्क्स थे उसके फेस पे। और फीबल माइंडेडनेस, फीबल मींस जो
जिसका माइंड थोड़ा सा स्लो होता है, जो इतनी तेज अपना माइंड नहीं चला पाता है। इनिशियली भोली वॉज स्केप्टिकल अबाउट गोइंग टू स्कूल एज शी हैड नेवर हर्ड अबाउट इट। तो शुरुआत में जो भोली थी वो बहुत ही स्केप्टिकल थी। स्केप्टिकल मीन्स समथिंग वन इज नॉट श्योर अबाउट। तो भोली शुरुआत में बिल्कुल श्योर नहीं थी स्कूल जाने को लेके। भाई हम लोग भी जैसे होता है, जब शुरुआत में हम लोग नए नए स्कूल जाते हैं तो हम लोग को भी रोना आता है, हम लोग का भी मन नहीं करता। भाई सबके साथ होता है कि नया नया कोई भी स्कूल जाता है तो उसका मन नहीं करता है स्कूल जाने में। तो वो भी बिल्कुल श्योर नहीं थी स्कूल जाने को लेके, क्योंकि उसने कभी भी स्कूल का नाम नहीं सुना था। However, on the first day of the school, लेकिन फिर भी उसके पापा उसको अच्छी तरीके से ग्रूम करके, उसके बाल बाल बना के, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहना के उसको लेके गए स्कूल। However, on the first day of the school, she was groomed properly and sent to school. लेकिन उसको उसके फादर ने ये उसकी मदर से बोला कि क्योंकि वहां पे यहाँ इस विलेज में मेरी इज्जत बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए भोली को अच्छे कपड़े पहना के उसके बालों को ग्रूम करके स्कूल भेजो। और जब उसकी मदर उसको ग्रूम कर रही थी, अच्छे से तैयार कर रही थी, तब भोली को थोड़ा सा श्योरिटी हुई कि उसको घर से कोई किसी अच्छी जगह पे लेके जाया जा रहा है। क्योंकि हुआ क्या था बेटा कि भोली की एक काऊ थी। उसके फादर एक दिन उसकी काऊ को बाहर लेके गए थे और उसके बाद वापस नहीं लौटे थे उसको लेके। तो भोली को भी यही लगा कि जैसे उसकी काऊ को उसके पापा बाहर छोड़ आए थे, वैसे ही भोली सोच रही थी कि मेरे को भी मेरे फादर बाहर कहीं छोड़ आएंगे। और ये डर उसके मन में बैठ गया था कि कहीं उसकी काऊ की तरह वो भी इस घर से निकाल ना दी जाए या बाहर ना छोड़ आए। तो इसीलिए वो स्कूल जाने से डर रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, जब उसको बहुत अच्छी तरीके से ग्रूम किया गया, तैयार किया गया और तब इसको स्कूल भेजा गया, तब शी assumed that it was a better place than her own home। तब उसको लगा उसको किसी अच्छी जगह पे लेके जाया जा रहा है rather than her home। वो अपने होम को इसलिए पसंद नहीं करती थी। कभी कभार ये भी क्वेश्चन आया है आपका कि भोली को अपने होम से अच्छा अपना स्कूल क्यों लगा था? क्योंकि उसको उसके होम पे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। उसके घर वाले ही उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत ही स्लो लर्नर थी और उसके बहुत ही वो अलग अलग रहती थी और अलग अलग उसको रखा जाता था बाकी सिबलिंग्स से। तो उसके घर पे भी उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, तो उसको लगा कि उसको उसका जो स्कूल है वो उसके घर से अच्छा प्लेस है। When she reached school, she was elated to see girls of her age around। जब वो स्कूल पहुंची, जब उसके पापा ने उसको स्कूल पे छोड़ा, तो स्कूल में जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो रोते हैं, सबसे पहले वो भी रोने लगी स्कूल में। तो उसके फादर जो है उसको प्रिंसिपल को हैंड ओवर करके आ गए थे। जैसे ही उसको स्कूल के अंदर लेके जाया गया, तो वहां पे वो देख के बहुत ही इलेटेड हुई, हैप्पी। इलेटेड मींस जॉयफुल या हैप्पी, बहुत ही खुश हुई। वो अपने अराउंड किसको देख के? गर्ल्स को देख के, जो कि उसकी एज की ही थी। जो उसकी एज की जो गर्ल्स थी उनको देख के वो बहुत ज्यादा खुश हुई। शी वॉन्टेड टू मेक फ्रेंड्स बट डेयर्ड नॉट टू ओपन हर माउथ ड्यू टू स्टैमरिंग। वो अपने अराउंड जो भी गर्ल्स थी उसके एज की, उनको अपना दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन वो अपना माउथ नहीं खोलना चाह रही थी, क्योंकि उसको पता था कि मैं स्टैमर करती हूँ, मैं हकलाती हूँ, और अगर उन्होंने मेरा हकलाहट सुन ली तो कोई भी मेरा दोस्त बनना नहीं चाहेगा। However, when the class teacher smilingly asked her name, she stammered in front of the entire class। लेकिन फिर भी जब क्लास टीचर ने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उसका नाम पूछा, तो वो उसने अपना नाम बोलने के लिए जो है शुरुआत की, और जैसे उसने नाम बोलने की शुरुआत की तो उसने स्टैमर किया, सबके सामने हकलाया, पूरी क्लास के सामने हकलाते हुए अपना नाम बोला। एंड ऑल द गर्ल्स स्टार्टेड लाफिंग एट हर। और उसको ऐसे हकलाता देख जितनी भी लड़कियां बाकी बैठी थी वहां पे, वो सब उसके ऊपर हंसने लगी, क्योंकि ये गर्ल्स का स्कूल था, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल था इसके विलेज में। तो बाकी जितनी भी गर्ल्स थी वो इसके ऊपर हंसने लगी। दिस डिस्करेज्ड हर कंप्लीटली। और इस वजह से उसका जितना भी कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल डिस्करेज हो गई, बिल्कुल वो उसका जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल खत्म हो गया। कॉन्फिडेंस वॉज गॉन, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया। She started weeping and understood that nobody would like to be friends with her। वो वहां पे रोने लगी और उसको ये समझ आ गया कि कोई भी उसका दोस्त बनना नहीं चाहेगा। ठीक है। Soon her teacher, a kind-hearted lady, encouraged her to tell her name again। लेकिन जो उसकी टीचर थी वो बहुत ही काइंड हार्टेड वुमन थी। अब जैसे स्कूल ओवर हुआ तो उसने क्या देखा कि बाकी सारे बच्चे तो चले गए स्कूल छोड़ के। जैसे स्कूल ओवर हुआ, स्कूल ओवर होते ही जितनी बाकी गर्ल्स थी वो सब चली गई, लेकिन भोली एक जगह पे बैठ के वीप कर रही है, रो रही है। तो वो टीचर तो थी, जो उसकी स्कूल टीचर थी, वो गई भोली के पास और भोली से उसने दोबारा से क्या बोला, हर टू टेल हर नेम अगेन। तो उसने उसको इंकरेज किया, उसको बहुत ज्यादा उसका हौसला बढ़ाया, उसकी हौसला अफजाई की और उससे बोला कि तुम दोबारा से अपना नाम मुझे बोलो। सॉरी। शी स्टैमर्ड येट अगेन बट वाज फाइनली एबल टू टेल हर फुल नेम। और वो फिर उसने फिर से हकलाना शुरू किया, और लेकिन फाइनली वो अपना नाम पूरा बोलने में सक्सेसफुल हो गई। कौन? भोली।
Her teacher gave her a few good books with pictures and asked her to read those as it would help her to overcome her stammering habit. अब टीचर देखो कितनी अच्छी थी, टीचर ने क्या किया, उसको कुछ नई बुक्स दी, कुछ अच्छी बुक्स दी जिनमें पिक्चर्स थे और उनमें कुछ पढ़ने के लिए था। जैसे जैसे कोई पिक्चर बनी हुई है, उसमें अल्फाबेट बना हुआ है बी सी, तो इस टाइप की उसने उसको पढ़ने के लिए बुक दी और उससे बोला कि आप इसको बार बार पढ़ो, जिससे कि इसको पढ़ने से आपकी जो स्टैमरिंग की हैबिट है, हकलाने की हैबिट है, उसको आप ओवरकम कर सकते हो, उसको खत्म कर सकते हो। शी ऑल्सो टोल्ड भोली टू कम टू स्कूल रेगुलरली, और उसने ये भी बोला कि भोली से कि तुम रेगुलरली एवरी डे रोज स्कूल आओ। दिस गेव द यंग गर्ल अ न्यू रे ऑफ होप एंड एश्योरेंस ऑफ न्यू लाइफ। और जैसे उसने अपनी टीचर के टीचर की बात सुनी भोली ने, तो भोली के अंदर एक नया रे ऑफ होप आ गया, एक नई उम्मीद सी जाग गई और एक एश्योरेंस आ गया कि हाँ, अब मेरे लिए कोई नई लाइफ शुरू होगी, अब मैं भी जो स्टैमरिंग जो है खत्म कर सकती हूँ और मैं भी आम लोगों की तरह जिंदगी जी सकती हूँ। Many years passed, and the village soon became a small town, and saw many improvements around it. और कई साल बीत गए, ऐसी भोली प्रैक्टिस करती रही, कई साल बीत गए और जो विलेज था, इनका जो गांव था, वो किसमें चेंज हो गया, एक छोटे से टाउन में, एक छोटे से शहर में चेंज हो गया। एंड सॉ मैनी इंप्रूवमेंट अराउंड इट, और अपने आसपास कई सारी चीजें उसमें बदल गई। सून देयर वॉज अ मैरिज प्रपोजल फॉर भोली, अब भोली के लिए एक मैरिज प्रपोजल आया। भोली जो कि अभी तक इतना स्टैमर करती थी और उसके पोक मार्क्स भी थे, जिस वजह से भोली को कोई पसंद नहीं करता था, उस भोली के लिए एक मैरिज प्रपोजल आया। द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम दिसंबर नाथ, अब बेटा जिसकी तरफ से आया था ये मैरिज प्रपोजल, ब्राइड ग्रूम मींस दूल्हा, दूल्हा जो दूल्हा था वो कौन था, जो दूल्हा था वो कौन था, जिसका नाम था दिसंबर नाथ। तो जो प्रोस्पेक्टिव ब्राइडग्रूम था, जो उसका होने वाला ब्राइडग्रूम था, जिसकी तरफ से रिश्ता आया था, वाज अ लिंपिंग ओल्ड मैन। लिंपिंग मींस लंगड़ाता हुआ, वो एक लंगड़ाता हुआ ओल्ड मैन था विद ग्रोन अप चिल्ड्रन, जिसके बहुत बड़े बड़े बच्चे थे। उसकी जो एज थी वो भोली के फादर के बराबर थी और उसके जो बच्चे थे वो काफी बड़े थे और वो बहुत लंगड़ाने वाला बंदा था। ही वॉज ऑलमोस्ट भोलीज फादर्स एज, और जो ये बिसंबर नाथ था वो लगभग भोली के फादर के एज जितना ही था। However, Ramlal's family agreed to the alliance as they felt he was a well settled fellow. लेकिन जो भोली के फादर थे, भोली की जो फैमिली थी, सॉरी रामलाल जो भोली के फादर थे, उनकी जो फैमिली थी वो एग्री कर गए इस अलायंस को। अलायंस मींस एक जो एग्रीमेंट होता है दोनों ग्रुप्स के बीच। तो यहाँ पे किसके बीच हुआ, बिसंबर नाथ, जो हमारे बिसंबर नाथ थे, जो बिसंबर नाथ थे उनके बीच, और कौन था दूसरा, भोलीज फैमिली, भोली की जो फैमिली थी, भोली की फैमिली और बिसंबर नाथ के बीच जो एग्रीमेंट हुआ उसको रामलाल की फैमिली ने मान लिया। एज दे फेल्ट ही वाज अ वेल सेटल्ड फेलो, क्योंकि उनको लगा बिसंबर नाथ वेल सेटल्ड है, उसका अपना बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी उसकी शॉप है, तो इसीलिए ये लोग इस रिश्ते के लिए मान गए थे। भोलीज एल्डर सिस्टर्स वर हाउएवर एनवियस ऑफ द ग्रेट पॉम्प एंड शो एट देयर यंग सिस्टर्स मैरिज वेडिंग। लेकिन जो भोली की बड़ी बहनें थी, भोली की जितनी भी बड़ी बहनें थी, वो एनवियस थी। एनवियस मींस ज्वेलस, जलन खा रही थी, वो जल रही थी क्योंकि भोली का रिश्ता बहुत अच्छी जगह पे आया था। ऑफ द ग्रेट पॉम्प, पॉम्प मींस मोनोटोमी, बहुत ही पैसे वाला जो होता है। पॉम्प हम किसे बोलते हैं, जो पैसे वाला होता है, जो पैसे वाला होता है। तो वो इसलिए जल रही थी क्योंकि उनका जो दूल्हा होने वाला था, जिसका नाम था बिसंबर नाथ, वो बहुत ही पैसे वाला बंदा था और इतनी अच्छी तरीके से शादी, इतना अच्छा डेकोरेशन हो रखा था उनके यंगर सिस्टर की वेडिंग पे कि उसको देख के उन लोग को जलन हो रही थी, जो हमारी जो भोली उनकी एल्डर सिस्टर्स को। However, when the groom बिसंबर नाथ was about to put the garland, garland means क्या होता है, वरमाला। तो जैसे ही जो हमारा विसंबर है वो वरमाला डालने जा रहा था भोली के अराउंड द ब्राइड्स नेक, अभी सिर्फ भोली के नेक तक ही पहुंचा था, वुमेन स्लोली स्लिप द वेल फ्रॉम द भोलीज फेस। अब भोली ने घूंघट किया हुआ था, वेल मींस होता है घूंघट, अब भोली ने घूंघट किया हुआ था। तो बेटा जैसे ही विसंबर नाथ वो डालने वाला था गार्लैंड, गार्लैंड मींस वरमाला डालने वाला था भोली के गले में, जैसे वो नेक तक पहुंचा वैसे ही किसी वुमेन ने क्या किया, बहुत धीरे से भोली का घूंघट उठा लिया। द ग्रूम वॉज सरप्राइज टू सी द पोक मार्क्स ऑन हर फेस। अब जो ग्रूम है, जो बिसंबर नाथ है, वो बहुत ही सरप्राइज हो गए, अभी तक उनको पता नहीं था, अभी तक उन्होंने कभी भोली को एक्चुअली देखा नहीं था, अभी तक भोली को उन्होंने देखा नहीं था। तो भोली को जैसे ही उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा तो उन्होंने क्या देखा कि पोक मार्क्स हैं उसके फेस पे।
उसके फेस पे कुछ दाग से हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट्स हैं उसके फेस पे, एंड रिफ्यूज टू मैरी हर विदाउट अ डाउरी ऑफ 5000 रुपीज। तो उससे बिशंबरनाथ ने क्या किया, क्योंकि जो हमारी भोली थी, भोली के फेस पे पोक मार्क्स थे, तो बिशंबरनाथ ने बिना डाउरी के उसको मैरी करने से मना कर दिया और रामलाल के सामने 5000 रुपए की डाउरी, दहेज, डाउरी मीन्स होता है दहेज, जो कि आजकल लेना देना बहुत ही गलत अपराध है। तो बेटा डाउरी के बारे में, जब भी डाउरी जब उसने मांगी 5000 रुपए की, उसने बोला मैं शादी तब करूंगा क्योंकि आपकी बेटी के फेस पे पोक मार्क्स हैं, और मैं उससे शादी तभी करूंगा जब मुझे आप 5000 रुपीज, 5000 रुपए की डाउरी दोगे, दहेज दोगे। भोली's father रामलाल somehow arranged the amount and gave it to बिशंबरनाथ। अब बेटा रामलाल के पास कोई और ऑप्शन नहीं रह गया था, क्योंकि उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो रामलाल ने कहीं से भी 5000 रुपए अरेंज किए और वो अरेंज करके बिशंबरनाथ को दिए। However, as the groom tried to garland the bride, Bholi held his hand and refused to marry such a voracious person। लेकिन अब 5000 रुपए की व्यवस्था हो गई, 5000 रुपीज उनके फादर ने, रामलाल जी ने किसको दे दिए, बिशंबरनाथ को दे दिए। और अब शादी जैसी वरमाला वाली सेरेमनी होने वाली थी, जैसे ही जो हमारे बिशंबरनाथ हैं, जो कि हमारे ग्रूम हैं, उन्होंने गार्लैंड डालने की कोशिश की, जो हमारा वरमाला डालने की कोशिश की भोली को, भोली ने एकदम से उनका हाथ पकड़ लिया। भोली हेल्ड हिज हैंड, हेल्ड हिज हैंड मींस एकदम से भोली ने बिशंबरनाथ का हाथ पकड़ लिया, एंड रिफ्यूज टू मैरी सच अ वोरेशियस पर्सन, और उसने मना कर दिया ऐसे वोरेशियस पर्सन से मैरी करने के लिए, जो कि ग्रीडी है। एक ग्रीडी पर्सन है जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, एक सेल्फिश पर्सन है, और जिससे उसका कोई मैच नहीं है, जिससे भोली का कोई भी मैच नहीं हो रहा, और बहुत ही ग्रीडी पर्सन है, सिर्फ पैसे के लिए उससे शादी कर रहा है। ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, वोरेशियस पर्सन। तो वो कहती है मैं ऐसे वोरेशियस पर्सन से शादी नहीं करना चाहूंगी। All the people present in the wedding were stunned to see how confidently she spoke without stuttering। अब वहां पे जितने भी लोग थे, जितने भी लोग शादी में थे, वो सब ये देख के बहुत शॉक थे कि कैसे जो हमारी भोली है वो बिना किसी स्टटरिंग के, बिना किसी हकलाहट के ये सब बोल रही है। क्योंकि अभी तक तो वो स्टैमर करती थी, जब भी बोलती थी वो स्टैमर करती थी, हकलाती थी। अब उसने क्या किया, वो बिना हकलाहट के बोल रही है। द ग्रूम फेल्ट इंसल्टेड एंड रिटर्न टू हिज विलेज। अब वहां पे ग्रूम जो बिशंबरनाथ है, जिनकी बहुत रिस्पेक्ट थी, वो वहां पे बहुत इंसल्टेड फील करते हैं और वहां से अपने विलेज चले जाते हैं, अपने गांव की तरफ वापस चले जाते हैं, और शादी नहीं हो पाती है। लेटर भोली एश्योर्ड हर फादर दैट शी वुड टेक केयर ऑफ हिम एंड हर मदर इन देयर ओल्ड एज। अब बाद में भोली क्या बोलती है अपने फादर से, उनको एक एश्योरेंस देती है, पक्का बोलती है अपने फादर को, एक एश्योरेंस देती है कि मैं आपकी और मम्मी की, दोनों की ओल्ड एज में, जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे, जब आपका ओल्ड एज आ जाएगा, तो मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी और आप लोगों की सेवा करूंगी, आप लोगों का टेक केयर करूंगी। एंड वुड बिकम अ टीचर इन द सेम स्कूल वेयर शी लर्न सो मेनी न्यू एंड गुड थिंग्स। और वो बोलती है मैं उसी स्कूल में टीचर बन जाऊंगी जिस स्कूल से मैंने ये सब चीजें सीखी हैं, अच्छी ये सब अच्छी और नई चीजें मैंने सीखी, और जहां से मैंने स्टैमरिंग छोड़ना सीखा है। लुकिंग एट दिस भोलीज टीचर। अब भोली की जो टीचर थी, जिसने उसको ये सब सिखाया था, जिसने उसको इनकरेज किया था, एनकरेजमेंट दिया था, वो वहां पे खड़े होकर साइड में ये सब चीजें देख रही थी। लुकिंग एट दिस भोलीज टीचर हु वाज वाचिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस फेल्ट अ सेंस ऑफ रिलीफ एंड सेटिस्फैक्शन। और भोली की जो टीचर जो दूर से खड़े होकर ये सब चीजें देख रही थी, ये सब चीजें देख के उसको एक सेंस ऑफ रिलीफ, कुछ राहत मिली, और बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिला कि हाँ मेरी बातों का कुछ असर हुआ और भोली के अंदर चेंजेस आए हैं। एट भोलीज करेज, भोली के करेज के ऊपर और कॉन्फिडेंस के ऊपर, दैट शी एग्जिबिटेड इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। तो भोली के अंदर जो ये कॉन्फिडेंस और करेज आया, उसको देख के उसकी जो टीचर थी, वो ये देख के बहुत ज्यादा खुश हुई, और उनको एक सेंस ऑफ रिलीज, कुछ राहत मिली कि हाँ मैंने किसी पर्सन को चेंज किया और उस पर्सन के अंदर बहुत अच्छा चेंज आया। तो यहां पे हमारा ये भोली चैप्टर बेटा बच्चों समाप्त होता है। मैंने कोशिश की मैं हर चीज यहाँ पे कवर अप करूं। देखो मैं एक समरी को समरी की तरह ही रहने दो तो ज्यादा अच्छा है। समरी में मैं चाहूं तो बिल्कुल पूरा चैप्टर भी आपको पूरी तरीके से एक एक चीज भी आपको क्लियर कर सकता हूँ, एक एक चीज भी उसमें लिख सकता हूँ, लेकिन बेटा जो मेन चीजें, मैंने सिर्फ मेन चीजें उसमें लिखी हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप ये समरी भी तैयार कर लेंगे, आपको इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आई होप आपको भोली चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ना क्लियर हो, एक बार दो बार ये वीडियो आपके पास ही रहने वाली है। इस वीडियो को देखिए, समझिए और स्टडी पे फोकस करिए। मेरा मेन पॉइंट यही रहेगा बेटा कि आप अपनी स्टडीज पे फोकस करिए, स्टडीज पे ही फोकस करिए, बाकी सारी चीजें इस टाइम भूल जाइए। एक महीना अच्छे से स्टडी पे फोकस कर लीजिए,
और बेटा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।